नमस्कार, मनी 9 के वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में मैं संदीप ग्रोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कंपनी नामा एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं, साथ ही ऐसी खबरों पर भी फोकस करते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। हमारा एक खास सेगमेंट है ऑन द रडार, इसके जरिए हम आपको ऐसी खबरें भी बताते हैं। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी से शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले आपको बताते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी हुई इस हफ्ते की तमाम बड़ी सुर्खियां। पहला नाम है एचडीएफसी बैंक का। के मिस्त्री साहब को एचडीएफसी बैंक में एक्सटेंशन मिल सकता है, ऐसी खबरें निकल के सामने आई थी। 90 दिन बढ़ाया जा सकता है उनका कार्यकाल। वो अंतरिम चेयरमैन के तौर पर जुड़े थे बैंक के साथ और उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। के मिस्त्री ने आपको बता दें मार्च में 90 दिनों के लिए अपना पदभार संभाला था और इसी को लेकर बातचीत है बाजार में कि शायद इसको एक्सटेंशन भी मिल सकता है। लेकिन ये क्यों हुआ था? हुआ इसलिए था क्योंकि इनके जो पूर्व चेयरमैन हैं बैंक के, उनकी ओर से गवर्नेंस को लेकर जो नैतिक मुद्दे उठाए गए थे, उसके बाद ये कदम उठाया गया था, जिसके तहत के मिस्त्री साहब को वापस बैंक में लाया गया था। गवर्नेंस ऑडिट के लिए नियुक्ति की गई थी 3 लॉ फर्म्स की और इन लॉ फर्म्स की जो फाइनल रिपोर्ट है वो मई के आखिर तक आने की संभावना है। 2 साल की जो बोर्ड बैठक हुई हैं, ईमेल एक्सचेंज हुए हैं, उनके मिनट्स की जो जांच है वो इन लॉ फर्म्स की ओर से की जा रही है और इसी रिपोर्ट के आधार पर जो बैंक के सीईओ हैं शशिधर जगदीशन जी, उनका एक्सटेंशन काफ़ी हद तक निर्भर करेगा। ये खबर ओवर द वीकेंड चल रही थी और 18 मई को जब बाजार खुला तो उस दिन एचडीएफसी बैंक के शेयर में दिन के निचले स्तर से अच्छी रिकवरी हुई और शेयर करीब 1.4% की बढ़त के साथ 768 रुपये 65 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ नजर आया। दूसरी खबर जेएसडब्ल्यू स्टील को लेकर है। 18 मई को जेएसडब्ल्यू स्टील में एक बड़ी बल्क डील हुई थी। इस बल्क डील में कंपनी के जो प्रमोटर है जेएसडब्ल्यू एनर्जी, उन्होंने 2.5 करोड़ शेयर बेचे हैं जो कि 1.02% हिस्से के बराबर बैठते हैं। स्ट्रेटेजिक लिक्विडिटी रिलीज के हिस्से के तौर पर 3,150 करोड़ रुपए में ये शेयर बेचे गए हैं 1,260 रुपए के औसत भाव पर। चौथी तिमाही के अंत तक जेएसडब्ल्यू एनर्जी के पास इस कंपनी का 2.86% हिस्सा था। 18 मई को जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयर में शुरुआती 1 घंटे में गिरावट रही, लेकिन बाद में रिकवरी हुई और शेयर 1% से ज्यादा की मजबूती के साथ 1292 रुपए 80 पैसे के स्तर पर। वहीं जेएसडब्ल्यू एनर्जी के शेयर में भी डे लो से अच्छी रिकवरी हुई और 0.3% की बढ़त के साथ ये शेयर 529 रुपए 5 पैसे के स्तर पर बंद होता हुआ दिखा। 18 मई की शाम को जो डिटेल्स आई थी उसके मुताबिक देखें तो जीक्यूजी पार्टनर्स ने इस बल्क डील में 1890 करोड़ की रकम में 1.5 करोड़ शेयर खरीदे हैं जो कि 0.61% हिस्सेदारी के बराबर है। इसी के साथ साथ एसबीआई म्यूचुअल फंड ने भी 1260 करोड़ रुपए की रकम में 1 करोड़ शेयर खरीदे हैं जो कि 0.41% हिस्सेदारी के बराबर है। 19 मई को डिटेल्स आने के बाद जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयर में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली हावी होगी और शेयर करीब 0.5% गिरकर 1285 रुपए के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। और वहीं जेएसडब्ल्यू एनर्जी का शेयर भी आप देखेंगे तो हल्का जरूर हुआ, लेकिन फिर भी 0.1% की मजबूती के साथ यह शेयर 533 रुपए 15 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ नजर आया। तीसरा नाम है जेएसडब्ल्यू एनर्जी का। जेएसडब्ल्यू एनर्जी अपनी जो जेवी कंपनी है उसमें अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदने जा रही है। ये जेवी कंपनी है तोशिबा जेएसडब्ल्यू पावर सिस्टम, जिसमें ये अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने जा रहे हैं। ये अपनी हिस्सेदारी 10.7% से बढ़ाकर 20.7% करने जा रही है, यानी कि 10% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदी जाएगी तोशिबा कॉर्प से, जो कि इनका जेवी पार्टनर है। और सेकेंडरी शेयर खरीद के जरिए ये हिस्सेदारी बढ़ाई जाएगी 150 करोड़ रुपए की रकम में। ये 10% हिस्सा कंपनी की ओर से खरीदा जाएगा। जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर एक्सपर्ट की राय की बात करें तो बीएनके सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च चरचित खंडेलवाल जी मानते हैं कि आप इसमें खरीदारी कीजिए। टारगेट 660 से 740 के हैं। स्टॉप लॉस आपको 488 रुपए का रखना होगा। 20 मई को जेएसडब्ल्यू एनर्जी के शेयर में डे हाइस के करीब 0.1% की मजबूती के साथ 537 रुपए 10 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। अगला नाम है कोल इंडिया का। कोल इंडिया की एक और कंपनी का आईपीओ आने वाला है। इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है महानदी कोलफील्ड, जिसे हम एमसीएल के नाम से जानते हैं। इसके आईपीओ को मंजूरी मिल गई है दीपम से, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जिन्होंने इस आईपीओ को हरी झंडी दिखा दी और इस आईपीओ के जरिए 25% हिस्सेदारी कोल इंडिया बेच सकती है, जिसमें फ्रेश इशू होगा, एफपीओ होगा या उसके साथ साथ क्यूआईपी के जरिए भी हिस्सेदारी बेची जा सकती है। आपको बता दें कि पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का 2030 तक कोयला मंत्रालय को ये आदेश है कि इनकी जो जितनी भी सब्सिडरीज हैं कोल इंडिया की, उसकी लिस्टिंग हो जानी चाहिए। कुल मिला के देखें तो कोल इंडिया की 8 सब्सिडरी कंपनियां हैं, जिसमें से 2 कंपनियां यानी कि बीसीसीएल और सीएमपीडीआई, इनकी लिस्टिंग बाजार में ऑलरेडी हो चुकी है और अब आ गया है एमसीएल का नंबर। 18 मई को इस खबर के चलते कोल इंडिया के शेयर में कारोबार के पहले हिस्से में 468 रुपए 50 पैसे तक का उछाल रहा, लेकिन कारोबार की क्लोजिंग मामूली गिरावट के साथ 462 रुपए 10 पैसे के स्तर पर हुई।
आरईसी पीएफसी मर्जर को पीएफसी के बोर्ड ने हरी झंडी दिखा दी है। बोर्ड ने आरईसी के साथ मर्जर के प्रस्ताव को रिजर्व जरूर रखा है मर्जर के लिए, लेकिन प्रेसिडेंट की जो मंजूरी के लिए रखा गया है। लेकिन सीएमडी को प्रेसिडेंट से मंजूरी लेने के लिए अप्लाई करने की बोर्ड ने इजाज़त दे दी है। मर्जर के लिए एक वैल्यूअर तय करेगा, जो कि शेयर एक्सचेंज रेशो तय किया जाएगा, उनकी ओर से तय किया जाएगा। और मर्जर के बाद जो एंटिटी बनेगी उसका स्टेटस भी सरकारी कंपनी यानी कि पीएसयू कंपनी के रूप में बना रहेगा। इस मर्जर को मंजूरी मिलने के बाद, मर्जर के पूरा होने के बाद आरईसी की जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ यानी कि जितनी भी संपत्तियां हैं और जो देनदारियां हैं वो इस कंपनी के ऊपर यानी कि पीएफसी के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगी। आरईसी पीएफसी का स्ट्रक्चर कमज़ोर है, ऐसा अंशुल जैन जी का मानना है, और उनका मानना है कि इन शेयरों से आपको दूरी बना के रखनी चाहिए। 18 मई को जब ये खबर आई तो आरईसी और पीएफसी के शेयरों में 3.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। अगला नाम है हीरो मोटोकॉर्प का। बड़े क्षमता विस्तार की तैयारी में है हीरो मोटोकॉर्प। FY27 यानी कि मौजूदा वित्त वर्ष में ये 1500 करोड़ रुपए का कैपेक्स करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें इनका जो स्कूटर उत्पादन क्षमता है उसे 2 गुना करने पर यह खर्च किया जाएगा। फिलहाल इनका मानना है कि जो मासिक स्कूटर बिक्री है उसे बढ़ाकर 1 लाख तक पहुंचाने का ये लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इनके 2 मेन मॉडल्स हैं जिसमें डेस्टिनी और जूम शामिल है। उनकी मांग काफ़ी मजबूत है और उसी को ये और एक्सपैंड करना चाहते हैं। 18 मई को हीरो मोटोकॉर्प के शेयर में 2% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 4,957 रुपए के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। टाटा स्टील के बोर्ड ने नतीजों के साथ एक बड़ा फैसला लिया है। टीएम इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स का ये 23% अतिरिक्त हिस्सा खरीदने जा रहे हैं। 335 करोड़ रुपए की रकम में ये 23% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदी जाएगी। इसके साथ साथ खबर ये भी थी कि नीदरलैंड की जो सब्सिडरी कंपनी है उसने FY26 यानी कि जो बीता वित्त वर्ष था उसमें 20 मिलियन यूरो की एक पेनल्टी भी भरी है और चौथी तिमाही में इस कंपनी को 340 करोड़ रुपए का एक मुश्त घाटा भी देखा हमने। 18 मई को नतीजों के बाद टाटा स्टील का शेयर 3.25% से ज्यादा की गिरावट लेकर 209 रुपए 71 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ नजर आया। उनो मिंडा एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है। इसके भी जब नतीजे आए तो उसके बाद बोर्ड ने एक अहम फैसला लिया। सिक्योरिटीज के जरिए 2,500 करोड़ रुपए जुटाने को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। 4 व्हीलर ईवी पावर ट्रेन प्रोजेक्ट में 550 करोड़ रुपए का निवेश इस कंपनी की ओर से किया जाएगा। इसके अलावा ये जो रकम आएगी, जो कंपनी जुटाएगी, उसमें 2 साल में UMA IPL नाम की इनकी सब्सिडरी है जिसमें 310 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। और इसके साथ साथ तीसरा फैसला ये लिया गया कि मिंडा ऑनक्यो इंडिया, इसका जो बाकी बचा हुआ पूरा 19% है वो भी कंपनी की ओर से खरीदा जाएगा। 18 मई को नतीजों के बाद उनो मिंडा के शेयर में 4.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ 1,067 रुपए 80 पैसे के स्तर पर डे लो के करीब जाकर कारोबार की क्लोजिंग हुई। और सेकंड हाफ में दबाव और ज्यादा बढ़ता हुआ देखा क्योंकि सिक्योरिटीज के जरिए कंपनी ने कहा है कि वो 2,500 करोड़ रुपए की रकम जुटाएंगे। अगला नाम है वोडाफोन आइडिया का। Q4 में वोडाफोन आइडिया को 51,970 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। नतीजों के साथ इस कंपनी के बोर्ड ने 4,730 करोड़ रुपए जुटाने को भी मंजूरी दे दी है। प्रेफरेंशियल आधार पर कन्वर्टिबल वारंट से ये रकम जुटाई जाएगी, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप यानी कि जो प्रमोटर एंटिटी है उसकी ओर से ये रकम जुटाई जाएगी, जिनको वारंट जारी किए जाएंगे। 11 रुपए के दाम पर इक्विटी शेयरों में ये जो वारंट्स है वो तब्दील होते हुए नजर आएंगे और 18 महीने में इक्विटी शेयरों में ये वारंट्स तब्दील होते हुए नजर आएंगे। 18 मई को वोडाफोन आइडिया के शेयर में करीब 0.25% की गिरावट के साथ 12 रुपए 86 पैसे के स्तर पर कारोबार का अंत देखने को मिला। 19 मई को खबर थी कि अगले 3 साल में इस कंपनी की 1 लाख करोड़ रुपए की बड़ी फंडिंग की प्लानिंग है, जिसमें से 35,000 करोड़ रुपए की फंडिंग के लिए इनकी लेंडर से बातचीत ऑलरेडी चल रही है। SBI की अगुवाई वाले कंसोर्टियम से इनकी बातचीत चल रही है, जिसमें 25,000 करोड़ की लोन और 10,000 करोड़ की नॉन फंड फैसिलिटीज शामिल हैं। इस रकम का इस्तेमाल केपेक्स पर यानी कि नेटवर्क मजबूत करने पर होगा, जिसमें 45,000 करोड़ रुपए की रकम खर्च होगी और क्षमता विस्तार खर्च से जो 4G कवरेज है उसको बेहतर करने पर भी कंपनी का फोकस है। साथ ही 5G को तेजी से रोल आउट करने पर भी कंपनी का फोकस है। ये तब आया है फैसला जब जियो और एयरटेल की ओर से कंपनी को कड़ा कंपटीशन मिल रहा है। ऐसे में कंपनी ये कदम उठा रही है। अंशुल जैन जी मानते हैं कि आप वोडाफोन आइडिया को खरीदिए। उस समय 13 रुपये 35 पैसे का भाव था जब हमारी बात हुई थी। उनका मानना है कि शेयर 14 रुपये 57 पैसे से 15 रुपये 39 पैसे तक जा सकता है। 12 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के आप इस शेयर में खरीदारी कर सकते हैं। 19 मई को वोडाफोन आइडिया के शेयर में 5% से ज्यादा की मजबूती के साथ 13 रुपये 52 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली।
21 मई को फिर से खबर थी कि कैप्टिव बिजली खपत के लिए इस कंपनी की ओर से MTK क्वांटम ग्रीन एनर्जी में निवेश किया जाएगा। कम से कम 26% हिस्सा खरीदा जाएगा 4 करोड़ 33 लाख की रकम में। रिन्यूएबल एनर्जी खरीद स्ट्रैटेजी के तहत ये निवेश किया जाएगा और दोनों कंपनियों ने एक पावर परचेस एग्रीमेंट यानी PPA और शेयर परचेस एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। अगले 6 महीने में एक या फिर ज्यादा किस्तों में ये निवेश पूरा होता हुआ नजर आएगा। शेयर ने उस दिन यानी कि गुरुवार के दिन 13 रुपये 88 पैसे का नया 52 वीक हाई टच किया, लेकिन उस दिन यानी कि 21 मई को 52 वीक हाई लगाने के बाद शेयर में मुनाफा वसूली हावी होगी और शेयर करीब 1/4% ऊपर 13 रुपये 62 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ नजर आया। बामन लॉरी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड नहीं किया है। 17 मई को इनकी बोर्ड बैठक हुई जिसमें इन्होंने बोनस शेयर जारी नहीं किया है। इनफैक्ट इनका पहले से एक प्रस्ताव मंजूरी के लिए सामने आने वाला था जिसमें बोनस, स्टॉक स्प्लिट यानी कि शेयर विभाजन और शेयर बायबैक के ऊपर प्रस्ताव के ऊपर बातचीत जरूर हुई, लेकिन इसको मंजूरी नहीं दी गई है। दरअसल वित्त मंत्रालय की CPSEs के लिए जो गाइडलाइंस है उसके अनुपालन के तहत ये फैसला लिया गया है। CPSEs यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इनकी जो गाइडलाइंस है उसका अनुपालन करने के लिए ये फैसला नहीं लिया गया और इसी वजह से शेयर में हमने मायूसी भी देखी। 18 मई को बामन लॉरी के शेयर में 5% से ज्यादा की गिरावट के साथ 184 रुपये 74 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ये स्टॉक फोकस में था इस हफ्ते क्योंकि इनके लिए एक बुरी खबर आई। उनकी जो पेरेंट कंपनी या फिर जो प्रमोटर है प्रूडेंशियल कॉर्प, जिसे हम प्रूडेंशियल PLC के नाम से भी जानते हैं, वो अपनी हिस्सेदारी घटाने जा रहे हैं। उन्होंने अपनी योजना का खुलासा किया। प्रूडेंशियल कॉर्प की जो हिस्सेदारी है वो घटाकर 10% करने की योजना है। मार्च 2026 तक प्रूडेंशियल के पास इस कंपनी का 21.91% हिस्सा था। दो फैक्टर्स हैं जिस वजह से ये हिस्सेदारी कम की जा रही है। एक तो इनको हिस्सा बिक्री करनी है, दूसरा जो भारतीय की डील है उसके बाद ये प्रमोटर पद से हटते हुए नजर आएंगे क्योंकि भारतीय की डील के चलते इनको रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो है उसके हिसाब से ये फैसला लेना अनिवार्य था। प्रूडेंशियल ने भारतीय लाइफ इंश्योरेंस में आपको बता दें 75% हिस्सेदारी खरीदी है और उसी के तहत अब ये ICICI प्रूडेंशियल लाइफ में अपनी हिस्सेदारी कम करके 10% पर लेकर आ रहे हैं। इस फैसले का असर इस तरह से हुआ अनाउंसमेंट का कि एक समय उस दिन यानी कि 18 मई को ICICI प्रूडेंशियल का शेयर 9% यानी कि 488 रुपये 60 पैसे तक भी लुढ़क गया था। बाद में शेयर में रिकवरी हुई। 2 साल के लो से ये स्टॉक का रिकवर हुआ और करीब 0.4% की गिरावट लेकर 515 रुपये 40 पैसे के स्तर पर सेटल होता हुआ नजर आया। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में TVS ग्रुप की एंट्री होने जा रही है। TVS वेन्यू ग्रुप इस बैंक में 9.9% तक हिस्सेदारी खरीदेगा। नए वारंट्स और शेयरों में निवेश के जरिए ये हिस्सेदारी खरीदी जाएगी जिसमें 317 करोड़ रुपए की रकम में TVS वेन्यू बैंक का 5.64% हिस्सा खरीदेंगे और 193 करोड़ रुपए की रकम में TVS मोटर कंपनी जो है वो इस बैंक का 4.9% तक हिस्सा खरीदेगी। 18 मई को जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर में करीब 6% की गिरावट के साथ 462 रुपये 10 पैसे पर डे लो के बेहद करीब जाकर कारोबार की क्लोजिंग हुई। बाजार को ये खबर शायद पसंद नहीं आई। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1290 रुपये के 52 वीक लो के करीब से RIL के शेयर में इस हफ्ते में काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। 2 खबरें थी। एक तो ये कि RIL की अगुवाई वाले कंसोर्टियम ने ONGC की गैस चुराई है। ऐसा KG बेसिन मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दाखिल की है। सरकार के मुताबिक RIL ने ONGC के हिस्से की गैस भी निकाली है। आपको बता दें इस मामले में 14 फरवरी 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आया था। उन्होंने RIL के खिलाफ फैसला सुनाया था। इनफैक्ट दिल्ली हाईकोर्ट ने इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल और उसके साथ साथ दिल्ली हाईकोर्ट की जो सिंगल जज बेंच है उसका फैसला पलट दिया था। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल का फैसला आपको बता दें 2018 में आया था, तो उसका इम्पैक्ट इस शेयर पे देखने को मिला। और साथ ही साथ खबर ये भी थी कि न्यूक्लियर पावर पर इस कंपनी की ओर से 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। महाराष्ट्र में ये निवेश होगा जिसमें कुल मिला के 4 कंपनियां हैं जो 6.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर रही हैं। उसमें से रिलायंस इंडस्ट्रीज केवल 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का निवेश करेंगे। इनके साथ साथ अदानी ग्रुप, NTPC और बजाज ग्रुप की जो कंपनी है वो भी निवेश करेंगी और 25.4 गीगावाट न्यूक्लियर पावर क्षमता जोड़ने का जो लक्ष्य है वो महाराष्ट्र की ओर से तय किया गया है। उस दिन यानी कि 20 मई को RIL के शेयर में लगभग 3% की मजबूती के साथ डे हाई के बेहद करीब 1359 रुपये 70 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई। टाटा कम्युनिकेशन के एक बोर्ड ने एक फैसला लिया जिससे टाटा कम्युनिकेशन के शेयर को जैसे पंख लग गए। गणपति S लक्ष्मी नारायण इनको बोर्ड में नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि S लक्ष्मी नारायण MD एंड CEO और एडिशनल डायरेक्टर के रूप में बोर्ड में नियुक्त किए गए हैं अगले 5 साल के लिए। 20 मई 2026 से उनकी नियुक्ति हुई है 19 मई 2031 तक के लिए। और इतना अहम क्यों है ये, क्योंकि S लक्ष्मी नारायण आपको बता दें कि इनके पास इंटरनेशनल मैनेजमेंट में दशकों का अनुभव है और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए शेयर में हमने उत्साह देखा। 20
मई को टाटा कम्युनिकेशन के शेयर में करीब 8% की बढ़त के साथ 1775 रुपये 60 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग डे हाई के बेहद करीब जाकर देखने को मिली। टीम लीज सर्विसेज शेयरधारकों को इनका जो बायबैक का प्राइस है वो पसंद नहीं आया। 20 मई को इनके नतीजे आए थे बाजार बंद होने के बाद, और उसके साथ साथ बोर्ड ने बायबैक को भी मंजूरी दे दी है। बोर्ड ने 238 करोड़ रुपए तक के शेयर बायबैक को मंजूरी दी है। 1600 रुपए का भाव है, जिस पर 14,87,000 शेयरों की जो खरीदारी है वो कंपनी की ओर से की जाएगी। टेंडर रूट के जरिए ये बायबैक होगा, जिसका प्राइस उस दिन की जो क्लोजिंग प्राइस है 20 मई की क्लोजिंग प्राइस है 13.3% के प्रीमियम पर है। कंपनी की ओर से 3 साल में ये पहला बायबैक होगा। इससे पहले 2023 में 3,28,000 शेयरों का बायबैक हुआ था, जिस पर 100 करोड़ रुपए के आसपास की रकम खर्च की गई थी, और वो जो बायबैक हुआ था वो 3,050 रुपये प्रति शेयर के भाव पर किया गया था। अब वरुण एन जोशी जी मानते हैं कि आप इस शेयर में 1150 से लेकर 1200 की रेंज में अगर आता है तो वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस होगा 1350 का अगर आप अभी इसमें इन्वेस्टेड हैं, और 1150 से 1200 की रेंज में खरीदते हैं तो 1080 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट ऊपर में 1400 और उसके बाद 1450 तक के देखने को मिल सकते हैं। बायबैक की खबर के बाद 20 मई को टीम लीज सर्विसेज के शेयर में करीब 3% की गिरावट के साथ 1372 रुपये 70 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। आदित्य बिरला कैपिटल यानी एबी कैपिटल दो खबरों के चलते फोकस में रही। दो अहम मंजूरियां इनके लिए आई हैं। पहली तो खबर ये थी कि बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई से इनको फैक्टरिंग कारोबार करने की मंजूरी मिल गई है। इस मंजूरी के बाद अब ये आधिकारिक रूप से फैक्टरिंग बिजनेस से जुड़ी जो वित्तीय सेवाएं हैं वो प्रदान कर सकेंगे। नई खरीदारी के लिए बीएनके सिक्योरिटीज़ का मानना है कि आप 320 से 324 के लेवल का अगर इंतजार करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। 20 मई को एबी कैपिटल के शेयर में कारोबार के आखिरी घंटे में अच्छी खरीदारी हुई और शेयर करीब आधा % ऊपर 353 रुपये 10 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। 21 मई को खबर थी कि इनके जो प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स को 356 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 4000 करोड़ के जो शेयर हैं वो जारी किए जाएंगे, जिसमें प्रमोटर एंटिटी ग्रासिम शामिल है। उसके साथ साथ सुरेजा इनको भी शेयर जारी किए जाएंगे। ग्रासिम को 8 करोड़ 8 लाख शेयर जारी किए जाएंगे और सुरेजा को 56,17,000 शेयर जारी किए जाएंगे, और आईएफसी का नाम भी इस इन्वेस्टर्स में शामिल है, जिनको 2 करोड़ 58 लाख शेयर जारी किए जाएंगे इस कंपनी के। वरुण एन जोशी मानते हैं कि आप इस शेयर को होल्ड कीजिए, खरीदारी भी कर सकते हैं। 340 से 345 की रेंज में टारगेट 365 रुपये का होगा, स्टॉप लॉस 335 रुपये पर लगाइए। 21 मई को एबी कैपिटल के शेयर में करीब 1.5% की गिरावट के साथ 349 रुपये 40 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी तमाम बड़ी सुर्खियां। चलिए अब आप रुख कर लेते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने आपको कहा था हमारा एक खास सेगमेंट है ऑन द रडार, अब हम उसका रुख कर रहे हैं और इस सेगमेंट में आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ, जो है अदानी ग्रुप को लेकर। इनफैक्ट अदानी ग्रुप इस हफ्ते 2 खबरों के चलते फोकस में था। पहली ये कि अमेरिका में 2 बड़े मामले इन्होंने सुलझा लिए हैं, जिसका इंपैक्ट पॉजिटिव साइड पर देखने को मिला। इनफैक्ट अदानी एंटरप्राइजेस ने अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के साथ समझौता किया है। आरोपों को स्वीकार किए बिना इन्होंने $275 मिलियन की पेमेंट करके ये समझौता किया है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की जांच के बाद ये समझौता हुआ है और अमेरिकी अधिकारियों ने अदानी एंटरप्राइजेस पर आरोप लगाया था। आरोप ये था कि यूएस की ओर से जो ईरान पर पाबंदियां लगाई गई हैं उनको इनकी ओर से 32 बार उल्लंघन किया गया है। आरोप यह भी था कि ईरान की ओर से जो एलपीजी आई है, जो कार्गोस आए हैं, वो इन्होंने ओमान और इराक के बताकर खरीदे हैं। साथ ही साथ जो दूसरा मामला था जिसमें यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है डीओजे, उन्होंने ग्रुप के खिलाफ जो क्रिमिनल चार्जेस हैं उनको हटा लिया है और जो मामला है परमानेंटली बंद हो चुका है, यानी कि अदानी ग्रुप के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। तो अदानी ग्रुप में अदानी पावर और पोर्ट्स पसंदीदा शेयर हैं, ऐसा वरुण एन जोशी जी का मानना है। उनका मानना है कि अदानी पावर, अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रीन और अदानी एनर्जी को आप चाहें तो गिरावट पर खरीद सकते हैं। 19 मई को जब ये खबर आई तो अदानी ग्रुप के ज़्यादातर शेयर हरे निशान में बंद हुए और 4.25% की मजबूती के साथ एनडीटीवी का शेयर इस तेज़ी का नेतृत्व कर रहा था। 21 मई को फिर से खबर थी कि अदानी पावर ने जेपी पावर के साथ एक डील फाइनलाइज कर ली है, जिसमें जेपी पावर का जो 24% हिस्सा है और 180 मेगावाट का जो चर्क थर्मल पावर प्लांट है वो इनकी ओर से खरीदा जाएगा। जेपी पावर का 24% हिस्सा 2,993.6 करोड़ रुपए की रकम में खरीदा जाएगा और उसके साथ साथ चर्क और जेएएल का जो प्रयागराज पावर में 11.5% हिस्सा है उसको 1200 करोड़ रुपए की रकम में खरीदा जाएगा। कुल मिला के ये डील 4,193 करोड़ रुपए की है।
जो कि दोनों कंपनियों के बीच में तय हुई है। और इस डील से अदानी पावर की एक तो जो क्षमता है वो बढ़ेगी, साथ ही साथ जो जेपी एसोसिएट्स का इन्होंने अधिग्रहण किया था दिवालिया प्रक्रिया के जरिए, जो रेजोल्यूशन प्लान था, उसी प्लान का हिस्से के तहत ही ये जो स्टेक है वो कंपनी की ओर से खरीदा गया है। 21 मई को अदानी पावर के शेयर में करीब आधे % की गिरावट के साथ 219 रुपये 33 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगला नाम है सूला विंडयार्ड्स का। इस कंपनी के लिए मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब हुआ यह है कि इनके जो CFO हैं अभिषेक कपूर, उन्होंने 14 जुलाई से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि बोर्ड ने 15 जुलाई से रिंकू मोरे को CFO डेजिग्नेट नियुक्त कर दिया है, लेकिन पिछले एक साल में आप देखें तो शेयर ऑलमोस्ट आधा हो चुका है, यानी कि करीब 50% की गिरावट हो चुकी है। VNK सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च चरणजीत खंडेलवाल जी मानते हैं कि इस शेयर का स्ट्रक्चर कमजोर है, इसलिए शेयर से दूर रहना या फिर इससे दूरी बनाए रखना ही आपके लिए ज़्यादा बेटर है। 20 मई को भी सूला विंडयार्ड्स के शेयर में एक दायरे में कारोबार के बाद करीब आधा % नीचे 159 रुपये 89 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। और विदा लेने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपको हमारा इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों को, सहयोगियों को, रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। विदा ले रहा हूँ आपसे। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड।